In this pleasant weather of Bangalore, my name is Vishwadeep Gothi and I welcome you all on Chamomile Tea with Toppers. आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट अभिनव गर्ग से. He has secured All India Rank 1 in Computer Science GATE in 2022. Yes, sir. Setup is ready, let's go. मुश्किलों से कह दो उलझे ना हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझे ना हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है. हमारे साथ आज हमारे इस एपिसोड में ऐसे गेस्ट हैं जो इन लाइंस को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं. वेलकम अभिनव, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर गेट AIR 1. Thank you, sir. हम आपके बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे, आपकी गेट की जर्नी के बारे में, आपके गेट के एक्सपीरियंसेस के बारे में. बट सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें. So I am from Delhi and I have did my schooling from Delhi only. मैंने कॉलेज भी अपना दिल्ली से ही किया from US ICT and currently I am pursuing my MTech from IIT Bombay. ओके, तो आपका बेसिकली जो स्कूलिंग था उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वर यू इन योर स्कूलिंग? लाइक हमेशा से आप टॉपर रहे हैं स्कूलिंग में भी, या इट्स लाइक कि वहाँ एवरेज एंड देन लेटर ऑन जस्ट क्रैक्ड AIR 1 सडनली? So I was not a topper but हाँ मैं above average बोलूँगा. I was decent in academics from the start only. But I was not the topper in my school and my college. ओके, तो एक बहुत बड़ी लाइन हमें यहाँ से मिली है जो बहुत बड़ी सीख हो सकती है हमारे लिए, कि एक स्टूडेंट जो हमारे स्कूल टाइम पे बहुत एवरेज भी था या लिटिल बिट अबव एवरेज था, वो भी इस लेवल तक आके अपने हार्डवर्क के साथ में गेट में टॉप कर सकता है और फर्स्ट रैंक भी ला सकता है. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. Thank you so तो much. चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात को लेके कि इंजीनियरिंग क्यों? आई मीन आपका ये बचपन से सपना था कि आपको इंजीनियर ही बनना है या कोई और ड्रीम था? लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन ड्रीम कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे पायलट बनना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या इंजीनियरिंग ही आपका पहला फर्स्ट चॉइस करियर था? Yes, so of course मेरा 6th 7th में मैं काफ़ी गेम्स खेलता था. गेम्स अभी भी मैं काफ़ी खेलता हूँ. तो मेरा इंटरेस्ट वाज इन गेम डेवलपमेंट. सो आई वांटेड टू नो कि हाउ कैन आई डेवलप गेम्स. तो तब मुझे, और मेरा भाई भी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा थोड़ा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट शुरू हुआ. एंड देन आई टुक साइंस इन माय 10th class, 11th class, and after that I did my engineering because of that. But when I came to college, I came to know that गेम डेवलपमेंट का इतना अभी स्कोप है नहीं इंडिया के अंदर. एंड देन आई स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन डेवलपिंग गेम्स. आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स, बट स्टिल आई वाज इंटरेस्टेड इन ML. दैट इज व्हाई आई परस्यूड इंजीनियरिंग. नाइस नाइस. चलिए, तो आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे व्यूअर्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे होंगे गेट से रिलेटेड, कि जो इंजीनियरिंग में स्टूडेंट जाते हैं, क्या उनके पास एक ही ऑप्शन होता है गेट लेने का, या फिर आपका क्या ऑप्शन था कि मुझे गेट के लिए क्यों जाना है? व्हाई यू वांटेड टू परस्यू गेट एग्जाम प्रिपरेशन एंड व्हाई यू वांटेड टू हैव योर करियर टुवर्ड्स दैट? सो तो मेरा 3rd ईयर तक तो कोई प्लान वैसे था नहीं गेट देने का. आई वाज टोटली इनटू प्लेसमेंट्स, कि मेरे को प्लेसमेंट्स के लिए जाना है. बट मैं अपने 5th सेमेस्टर में प्रिपेयर कर रहा था अपना TOC एंड COA फॉर माई सेमेस्टर एग्जाम्स. तो वहाँ पर मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखी थी, एंड वहाँ पर मैंने जो प्लेलिस्ट देखी थी वो गेट के लिए पढ़ा रहे थे. एंड आई वाज एबल टू सॉल्व जो क्वेश्चंस वो उस वीडियोस के अंदर करा रहे थे. तो थोड़ा वहाँ से मोटिवेशन आया मेरे अंदर कि आई कैन ऑल्सो डू दिस गेट एग्जाम. इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, आई थिंक सो. सो वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आया था मेरे अंदर. एंड देन जैसे मैंने बताया, मेरा ML में इंटरेस्ट था. तो ML में इंटरेस्ट था, तो मेरे को लगा कि मास्टर्स में अगर करूँगा तो मैं ML को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँगा और डीप में पढ़ पाऊँगा इसको. दैट इज़ व्हाई आई चोज टू गिव गेट. ग्रेट. तो जितने भी लोग गेट की प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में भी आ चुके हैं या 6th सेमेस्टर में भी आ चुके हैं, और आपका अगर एक क्वेश्चन है कि क्या हम लेट हो चुके हैं, तो यू आर नॉट लेट एक्चुअली. हमारे AIR 1 जो हैं उन्होंने भी
5th सेम के बाद ही गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड ही स्टिल कुड मेक इट एंड कुड गो टू IIT बॉम्बे। अभिनव, अपनी गेट की जो जर्नी है उसके बारे में बताइए कि हाउ एग्जैक्टली इट स्टार्टेड। आपने कैसे कोर्सेज के बारे में समझना शुरू किया, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की और किस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही, हाउ मच टाइम यू हैव गिवन फॉर गेट प्रिपरेशन एंड उसके बारे में पूरी डिटेल हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर तो मैंने बताया जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम्स दिसंबर में होते हैं। 5th सेमेस्टर के मेरे दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम्स थे, तो मैं नवंबर एंड दिसंबर का थोड़ा स्टार्टिंग में TOC एंड COA पढ़ रहा था अपने एग्जाम्स के लिए। तो वहाँ पर जो मैंने प्लेलिस्ट देखी थी वो इतनी डीप में थी कि मेरे को लग रहा है कि वहीं से TOC और COA तो मेरा पूरा हो गया था। एंड देन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गेट लिखूंगा। तो फिर मैंने जनवरी में अपना DLD शुरू किया। फर्स्ट 10 डेज और 11 डेज मैंने DLD किया एंड देन जो प्लेलिस्ट की थी वो मैंने अनअकैडमी से करी थी, वो TOC एंड COA। तो वहाँ फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कि मैं आगे प्रिपेयर करूँगा इसका। एंड देन फिर वहाँ पे 16 और 17 जनवरी एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, तो वहाँ पर शुरू हुआ था CN एंड देन 8 फरवरी में शुरू हुआ था एल्गोरिथम। ऐसे करते करते लाइव लेक्चर्स में देख रहा था अनअकैडमी पे सारे के सारे। नाइस नाइस। तो ऑलमोस्ट आपका 1 साल का जो जर्नी था उसमें स्टूडेंट्स को एक और क्वेश्चन होता है कि जो जर्नी होती है हमारी, उस जर्नी में क्या हमें बुक पढ़ना ज़रूरी है या फिर नोट्स या कोचिंग मटेरियल ही सफिशिएंट होता है गेट कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली? सर तो ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा हम टॉपिक या पूरा सब्जेक्ट ही बुक से पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि कब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट करी थी। इफ मैं बुक्स पढ़ने जाता तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। तो व्हाट आई डिड वाज कि मोस्टली मैंने लेक्चर्स ही फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए एंड कुछ टॉपिक्स अगर मुझे नहीं आ रहे थे देन आई फॉलोड बुक फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट्स इट। उसके अलावा बुक मैंने इतनी रेफर नहीं करी अपने। ओके, तो आप ये सजेशन स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है बुक फॉलो करना एंड तो भी आप गेट क्रैक कर सकते हैं अगर आपका जो भी आपके पढ़ाई है वो ठीक है एंड देन आपका जो कंटेंट है जो आपको डिलीवर हुआ है वो ठीक है और आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक है तो बुक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इस चीज़ का भी कि बुक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अगर कहीं नहीं समझ में आ रही हैं तो आप रेफरेंस के लिए बुक्स डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स को एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो पढ़ाई करते हैं इनिशियली दे आर हाईली मोटिवेटेड, स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, बट इतने लॉन्ग टाइम तक, मे बी 1 ईयर, मे बी 8 मंथ्स, 10 मंथ्स के लिए, इतने लगातार पीरियड तक उस मोटिवेशन को या इतनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू किया जाए? आपकी एग्जैक्टली क्या जर्नी थी जिस जर्नी में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? यस सर, तो जैसे मैंने बताया कि मैं लाइव लेक्चर्स देख रहा था इसके अंदर। तो लाइव लेक्चर्स में टीचर्स जो है बहुत इंटरैक्टिव वे में पढ़ाते हैं, मस्ती मजाक चलती रहती है क्लास के अंदर। तो एक तो मैं बोर नहीं हो रहा था उससे, दूसरा तब तक मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कुछ। जो मैं टेस्ट दे रहा था उसमें डिसेंट मार्क्स आ रहे थे मेरे, फॉर्चुनेटली डिसेंट मार्क्स आ रहे थे, तो वहाँ पर मेरा डिमोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं आया। कुछ टेस्ट थे जहाँ पर मेरे कम मार्क्स आए, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा और इसके अंदर बुक से पढ़ेंगे इसको टॉपिक को। एंड देन जैसे ही मैं थोड़ा बुक से पढ़ता था 2-3 दिन बाद फिर टेस्ट देता दूसरा कोई, तो उसमें मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो इसमें बस ये है कि इट डजंट मैटर कि मार्क्स कितने आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, जस्ट वो टॉपिक देखो, उसको वापस रिविजिट करो एंड देन हो जाता है इम्प्रूव वो। ओके, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के हैं और जो नहीं हैं वो सब ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस बहुत आसान कोर्सेस होते हैं, कंप्यूटर साइंस का गेट बहुत आसान है। डू यू फील द सेम वे कि कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज आसान हैं या उसके टॉपिक समझना और उसके थ्रू गेट लिखना बहुत आसान होता है, गेट में मार्क्स लाना आसान होता है, या आपका कोई और ओपिनियन है? सर आसान कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स आसान होते हैं इसके अंदर, जैसे DLD हो गया वो काफ़ी इजी होता है। कंपाइलर डिज़ाइन कुछ को मुश्किल लगता है लेकिन कुछ को काफ़ी इजी भी लगता है। और कुछ सब्जेक्ट्स इज मेंट टू बी डिफिकल्ट, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके अंदर कंसेप्ट्स ही इतने सारे हैं, वी हैव टू रिटेन दैट मच, एंड उसके अंदर प्रैक्टिस से ज़्यादा वी हैव टू गो इन डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट्स, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी गेट में स्कोर करना इज नॉट वेरी इजी, बिकॉज उसके अंदर अब रिसेंटली जैसे MCQs आ रहे हैं तो उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, डीप में होनी चाहिए, तभी हमारा MCQ ठीक होंगे। एंड वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड, तो वो अगर हम कर रहे हैं देन वी आर गुड टू गो। तो सर इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा CS आसान है या फिर कुछ है, कुछ सब्जेक्ट्स ईजी हैं, कुछ सब्जेक्ट मुश्किल हैं, जैसे कंपाइलर डिज़ाइन, DLD, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं एंड जल्दी जल्दी करके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, तो ये थोड़े ईजी हैं।
लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स भी मुश्किल है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, COA बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। मेरे लिए COA थोड़ा इजी लगा था क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया था एक तो COA, तो मेरे को टेंशन नहीं थी बाकी की अपनी जर्नी में। एंड बात रही स्कोर करना गेट में स्कोर करना इज नॉट वेरी इजी, बिकॉज उसके अंदर हमें एक्यूरेसी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी स्पीड चाहिए। तो वो मेंटेन करने के लिए हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड रिसेंटली जो MSQs ऐड हुए हैं काफ़ी सारे, वो हमें उसकी प्रैक्टिस का, उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत डीप डेप्थ में होनी चाहिए, तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, सो यू आर हैविंग अदर ओपिनियन कि डेफिनेटली गेट कंप्यूटर साइंस लिखना उतना आसान नहीं है, बट स्टिल यू गॉट AIR 1, समथिंग एक्सेप्शनली यू डिड इन योर जर्नी। डेफिनेटली वी विल एक्सप्लोर अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि जब हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करें कोर्सेज का, या कहीं भी किसी भी कोर्स से उठा सकते हैं हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि मैंने जर्नी में 2 टाइप के लोग देखे हैं, एक जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और एक आपके टाइप के लोग जो कहते हैं कि हमने हमारे सेमेस्टर के लिए भी काफी डीप में पढ़ा था, तो हमारे लिए कुछ कोर्सेस आसान हो गए थे। तो दोनों टाइप के लर्नर्स के लिए आपका क्या सजेशन होगा कि कोर्सेज का कोई सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है? सर मतलब 12 सब्जेक्ट्स है तो ऐसा नहीं है कि 12 का एकदम सीक्वेंस है। कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स सीक्वेंस में करने पड़ेंगे, जैसे कंपाइलर डिजाइन अगर हम करना है तो उससे पहले हमें TOC करना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके कंसेप्ट काफी ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। ऐसे ही जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स करना है अगर हमें, तो COA उससे पहले और DLD उससे पहले हो जाना चाहिए हमारा। तो ये कुछ सीक्वेंसेस हैं, लेकिन ऐसा हार्ड एंड कोर सीक्वेंस नहीं है कि हमें पहले ही एक सब्जेक्ट कर लेना है उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल में भी हम सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। तो आप इन जनरल अगर एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो बेसिक कोर्सेज से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप लोगों को बेसिकली कुछ नॉर्मल कोर्सेज जो रेगुलर कोर्सेज हमारे हैं वो उनके बारे में नॉलेज अच्छी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को दूसरे कोर कोर्सेज के साथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉन कोर सब्जेक्ट्स का, नॉन टेक सब्जेक्ट्स का, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट मेनली टेक बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो हर बार कोशिश करते हैं कि हम मैथ एप्टी को बाद में करेंगे, या हाँ ठीक है सर नहीं भी प्रिपेयर करेंगे तो चलेगा, एटसेट्रा। हाउ वाज योर टेक ऑन दिस कि आपने कैसे एग्जैक्टली इसको टैकल किया था? क्या आपने इन्हें पहले पढ़ा था, बाद में पढ़ा था, या पैरेलल में कोर्सेज के साथ में पढ़ा था? हाउ एग्जैक्टली यू हैव टेकन द नॉन टेक कोर्सेज? सो मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो मैंने फरवरी में स्टार्ट करा था। 1 महीना मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा, दैट इज लीनियर अलजेब्रा मैंने पढ़ लिया था पूरा। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि उसके जो फॉर्मूलाज है एंड जो प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी सारी हैं, तो मेरे को उसको याद रखना पड़ेगा। सो आई थॉट कि इसको मैं लास्ट के लिए रखता हूँ, ताकि मैं वो प्रॉपर्टीज को बाद में याद करूँ एंड देन बाद में उसको रखूँगा, ताकि मेरा माइंड जो है फुल ना रहे उन प्रॉपर्टीज से अभी से ही। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मैंने किया था अराउंड जुलाई के टाइम, एंड एप्टीट्यूड मैंने किया था अराउंड सितंबर के अराउंड, क्योंकि एप्टीट्यूड ऐसे मेरा वीक नहीं था, तो मैंने एप्टीट्यूड में बस थोड़ा बहुत ही देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे एंड दैट्स इट। एप्टीट्यूड के लिए उसके अलावा कुछ नहीं किया था। तो जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो एप्टीट्यूड को शुरुआत में ले सकते हैं। जैसा कि अभिनव ने बताया कि उनका एप्टीट्यूड ठीक था पहले से, तो ही हैज टेकन द एप्टीट्यूड कोर्स लिटिल लेट। एक और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है वो आता है कि सर टॉपिक को रिटेन कैसे करें? बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, हर एक टॉपिक में, हर एक कंसेप्ट में छोटे छोटे बहुत सारे हिडन कंसेप्ट्स होते हैं, और उन हिडन कंसेप्ट को हम भूल जाते हैं। और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं वो मिस हो जाता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेटर ऑन जब हम उसे क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है अरे ये तो था, मुझे पता था बट मैं याद नहीं कर पाया। सो हाउ एग्जैक्टली यू हैव टेकन दैट कि कैसे रिविजन करना है या रिटेन कैसे करना है टॉपिक्स? सर तो इसके लिए ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम बाद के लिए नहीं रखेंगे। जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है तो उसी के साथ साथ हम प्रॉब्लम तभी प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड जो प्रॉब्लम्स है वो हम थ्रू आउट, जैसे कोर्स खत्म हो गया तो प्रॉब्लम उसकी छोड़नी नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है उसका। जैसे कोई यूट्यूब वीडियो चल रही है तो तुम उसको 2x में चलाओ, 2x में चला के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। जो सॉल्व हुआ वो ठीक है, जो नहीं हुआ उसका सोल्यूशन देख लिया। तो ऐसे क्या होता है, हमारे कंसेप्ट रिटेन होते हैं, हमें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी याद रहती है, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली में, तो वो जो यूज हो रहा है वो याद रहेगा हमेशा हमें। और दूसरा ये कि रिविजन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो व्हाट आई डिड कि मेरा अराउंड नवंबर में कोर्स खत्म हुआ था, नवंबर फर्स्ट वीक में। उसके बाद फर्स्टली आई डिड वीकली रिवीजन, कि वीक में एक सब्जेक्ट करना है, मतलब अराउंड 5 to 6 डेज में एक सब्जेक्ट को दे रहा था। एंड देन उसके बाद जब मेरा एक बार कंप्लीट रिवीजन हो गया, उसके बाद फिर आई स्टार्टेड मोर फ्रीक्वेंट रिविजन्स। दैट इज, इससे क्या हुआ कि जो हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं,
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और CN ऑफ कोर्स जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, वो अच्छे से याद था मुझे। तो जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे फिर भूलते नहीं है वो सब चीज़ें, या फिर टाइम नहीं लगता उसको रिकॉल करने में। ओके, ग्रेट। जैसा कि आपने बताया कि आपने प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, फेब से कोर्सेज लेना स्टार्ट किया था, तो एक सवाल जो मेरे मन में अभी आ रहा है कि नवंबर तक का टाइम आपको क्यों लग गया? उसका रीजन आप बताना चाहेंगे कि इतना टाइम आपको पूरे कोर्सेज को फिनिश करने में क्यों लगा? यूजुअली अगर हम देखें तो गेट के कोर्सेज बहुत बड़े हैं नहीं कंप्यूटर साइंस में। अगर कोई पर्सन बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेता है तो अगस्त सितंबर तक अपने कोर्सेज फिनिश कर सकता है। तो आपकी जर्नी में बिकॉज ऑफ कॉलेज और समथिंग एल्स यू वर हैविंग? नो सर, सो एक्चुअली आई वाज फॉलोइंग लाइव लेक्चर्स। तो मेरे को टीचर्स जिस पेस में करा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स बाकी सब स्टूडेंट्स के पेस पे चलेंगे, तो उसी पेस पे कर रहा था मैं, और मैं एक साथ पैरेलल में 3-4 सब्जेक्ट्स कर रहा था। तो ऐसा नहीं था कि मैं मतलब दिन में कम पढ़ रहा था, कॉलेज की वजह से मैंने प्रिपरेशन छोड़ी थी। बिकॉज मैं लाइव लेक्चर्स फॉलो कर रहा था, तो मेरे को इसलिए ज़्यादा टाइम लगा उसको करने में। और मैं समझता हूँ कि जो लाइव लेक्चर्स करे तो ज़्यादा अच्छे से भी मैंने उसको करा, क्योंकि अगर कोई कंसेप्ट मैंने आज करा तो उसके बाद मेरे पास टाइम है पूरा दिन का उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि मैं 10 पूरा सब्जेक्ट ही 15 दिन में खत्म कर रहा हूँ एंड देन फिर क्वेश्चन बाद में लगा रहा हूँ। कंसेप्ट पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, उसका डाउट्स भी साथ साथ सॉल्व कर लिए। दैट इज व्हाई वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा आई थी मेरे अंदर। स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन होता है कि अभी इस पर्टिकुलर करंट एरा में जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कोर्सेज पढ़ने के, राइट, और मल्टीपल वेज हैं कोर्सेज पढ़ने के, तो आपने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये कोर्स अब पढ़ना है, इन्हीं टीचर से पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ना है? क्योंकि स्टूडेंट्स जब आपके टाइम पे या स्टूडेंट टाइम पे होते हैं, जब गेट की प्रिपरेशन के बारे में उन्हें ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, तो इस चीज़ में बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं, और उसकी वजह से शुरुआत का जो उनका बहुत हाईली मोटिवेशन वाला टाइम होता है वो कहीं ना कहीं उतना यूटिलाइज नहीं हो पाता है। अगर आप कुछ इस बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली स्टूडेंट्स कैन यूटिलाइज देयर टाइम एंड दे कैन स्टार्ट अर्ली ऑन दी बेटर थिंग्स। सर, तो इसमें ये है कि अगर एक सब्जेक्ट 5 जगह पढ़ा रखा है तो हमें पांचों को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो इसके अंदर जो पहले 2 सब्जेक्ट्स तो मैंने यूट्यूब से कर लिए थे, तो मेरे को सेमेस्टर के लिए पढ़ना था, तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन व्हाट आई फाउंड कि वही सबसे अच्छी प्लेलिस्ट थी मेरे को लगी यूट्यूब पे, और बहुत डेप्थ में थी, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने ज़्यादा थे उसके अंदर कि अच्छे से क्लियर हुआ था उसके अंदर, सिर्फ कंसेप्ट नहीं थे। इसके बाद फिर मैंने एक्चुअली लाइव लेक्चर्स फॉलो करे, तो मेरे को ये नहीं था कि किस सीक्वेंस में मैं फॉलो करूं। जिस सीक्वेंस में लाइव फॉलो चल रहा था उस सीक्वेंस में मैं अपना कोर्सेज करता गया। तो मेरे को पता है जैसे RBR सर हैं, RBR सर CN बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आई टुक CN फ्रॉम हिम। DBMS बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो DBMS आई टुक फ्रॉम हिम। एंड देन मुझे जैसे आपकी प्लेलिस्ट मैंने देखी थी COA की यूट्यूब पे, तो मेरे को पता था COA करना है तो आपसे करना, नहीं तो नहीं करना। उसके बाद OS आपने बताया था कि आप OS भी लोगे, तो फिर मेरे को पता था कि COA और OS जो है वो साथ में होने चाहिए। तो COA आपसे करूँगा, OS आपसे करूँगा, तो एक ग्रुप रहेगा उसका कि ये मेथड फॉलो हो रहे हैं COA में, तो यही मेथड फॉलो होंगे एग्जैक्ट OS में, तो वो अच्छा हो जाएगा मेरा। ऐसे ही टीचर्स वो लेने के लिए अपने आप अनअकैडमी पे हो गया रहा था एक्चुअली कि सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे डिस्कस कर रहे थे आपस में कि कौन सा टीचर फॉलो करे, कौन सा नहीं करे। रेड्डी सर थे, जैसे एल्गोरिथम का पता है, सब बेस्ट पढ़ाते हैं वो, एंड वही पढ़ाते हैं। DSA भी सबसे बेस्ट, DSA और प्रोग्रामिंग। तो मैंने उसी पैटर्न में फॉलो किया, मतलब सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सारे टीचर्स फॉलो कर रहा था हर सब्जेक्ट के लिए। हाँ, ये मैंने ज़रूर किया था, मल्टीपल टीचर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने फॉलो किए थे। जैसे कि रेड्डी सर ने एल्गोरिथम कराया, फिर आप भी थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे थे DSA पे, यूट्यूब पे भी, एंड देन कभी कभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल टीचर्स फॉलो किए मैंने, कंसेप्ट के लिए एक ही टीचर फॉलो किया। अगर कोई कंसेप्ट है जो मेरे को नया पता चला कि ठीक है इन टीचर ने शायद नहीं पढ़ाया ये कंसेप्ट, तो ठीक है उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वो कंसेप्ट पढ़ा, एंड देन ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं पढ़ा है ये कंसेप्ट, तो किसी और टीचर से फिर पूरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैं, ऐसा नहीं करा। तो यहाँ पे एक बात निकल के ये आती है कि हर कोई टीचर का पढ़ाने का स्टाइल या डिलीवरी स्टाइल अलग होता है डेफिनेटली। तो जब भी आप किसी एक ही कोर्स को 2 टीचर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको डेफिनेटली कुछ चीजें अलग से मिलेंगी जरूर, बट आपको हर सब्जेक्ट को 2-2 या 3-3 टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार एक कोर्स को पढ़िए, जो भी छोटे छोटे आपको ऐसा लगता है कि कंसेप्ट्स कहीं मिसिंग है या नहीं पढ़ पाए हैं आप, वो फिर आप यूट्यूब से या ट्यूटोरियल से या बुक से पढ़ सकते हैं। एक और चीज जो बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं कोर्सेज
कवर करते टाइम पे जब वो पढ़ते हैं कोर्सेज को, नोट्स बनाना, क्या आपने भी अपने नोट्स बनाए थे? और वो नोट्स जो हैं वो कितने डिटेल्ड थे या कितने पेजेस के थे? तो सर ये सब्जेक्ट वाइज है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स छोटे हैं तो उसके ऐसा नहीं है, छोटे सब्जेक्ट्स में मेरे 50 पेजेस के नोट्स थे एंड सीएन जैसे सब्जेक्ट्स के मेरे 150 पेजेस के नोट्स भी थे। तो डिटेल्ड नोट्स मैंने बनाए थे, जो क्लास में एग्जैक्टली बोला जा रहा है उसको मैं अपने वर्ड्स में लिख लेता था। तो इससे हुआ ये कि और मल्टीपल बार मैंने रिवीजन किया था उसका। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि मैं भूल गया हूँ ये कंसेप्ट, जो क्लास में एक बार बताया तो वो मेरे को पता होगा, याद होगा। एंड कभी कभी तो मुझे ये भी याद होता था कि ये कब पढ़ाया है, कौन सी डेट को पढ़ाया है। तो नोट्स मैंने बहुत डिटेल में बनाए थे अपने, लेकिन बट मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम बचा नहीं था मेरे पास। नवंबर तक मेरे कोर्सेज खत्म हुए, उसके बाद मेरे को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देनी है और बाकी टेस्ट सीरीज भी देनी है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। और रिवीजन मेरा चल रहा था तो आई वाज एबल टू रिवाइज वेरी फास्ट, क्योंकि मैं एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, तो हमारा टाइम जो रिवीजन में है वो कम होता जाता है। ओके, तो आप सब लोगों को जैसे जैसे आप कोर्सेज को पढ़ते जाएंगे, बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के रिवीजन भी डेफिनेटली करना होगा, क्योंकि आप जो कोर्स को सबसे पहले पढ़ेंगे उसे काफी महीनों तक अगर टच नहीं करेंगे तो आप भूलने लगेंगे। तो उसका रिवीजन कंटिन्यू रखें ताकि जब सारे कोर्सेस एक बार फिनिश हो जाएं और एंड सेम या आपका एग्जाम अप्रोच होने लगे तब आपका रिवीजन उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं लगे, आपको चीजें आपको काफी टाइम तक, काफी हद तक याद रहने लगेगी। चलिए प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं और पीवाईक्यूज के बारे में बात करते हैं कि ये पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी गेट की ओवरऑल प्रिपरेशन में। सर पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिस करने हैं वो पीवाईक्यूज ही हैं, बिकॉज पीवाईक्यूज आईआईटी के अथॉरिटी ही बना रही है और वही पेपर बनाने वाले हैं, तो पैटर्न मोर और लेस वही सेम रहेगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस चेंज होंगे लेकिन डिफिकल्टी लेवल और वो सब वो सेम रहेगा। तो पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पीवाईक्यूज करने के लिए एंड तक वेट नहीं करना, सब्जेक्ट हुआ, टॉपिक भी हो गया, अगर लेट से तुम्हें लग रहा है तुम्हारा टॉपिक हो गया, तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो, तो उसी टाइम पे पीवाईक्यूज कर लिए एंड डाउट क्लियर कर लिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यूज 3-4 बार सॉल्व करते हैं, इसका कोई, मेरे को नहीं लगता इसका कोई बेनिफिट होगा। जो सॉल्व करना है 2-3 बार, बस 2 बार करना है मैक्सिमम, वो भी ये कि जो क्वेश्चंस पहली बार में नहीं हुए वो सेकंड बार एक बार सॉल्व कर लिए, दैट्स इट। उसके अलावा हमें बाकी मोर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ओके, तो आपका कहना है कि पीवाईक्यूज 2 बार से ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, आई अंडरस्टूड दैट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट, बट आपने कितने साल के पीवाईक्यूज किए थे? पिछले 20 साल, 30 साल? कुछ लोग बोलते हैं सर 10 इयर्स के पीवाईक्यू इनफ हैं या 12 इयर्स के इनफ हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस था इसके लिए? सर तो मेरे पास एक बुक थी सेकेंड हैंड पीवाईक्यूज की, गेट पीवाईक्यूज, मेरे को नाम याद नहीं है एग्जैक्ट, कोई भी बुक ले लेंगे तो उसके अंदर अराउंड 20-25 इयर्स के पीवाईक्यूज होते हैं। तो मैं ये नहीं देख रहा था कि कितने साल के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आई जस्ट सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज इन दैट बुक। तो इससे हमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, तो उसमें हमें सोचना नहीं चाहिए कि 10 इयर्स के करें या 20 इयर्स के करें। अगर कम टाइम है हमारे पास तो 15 इयर्स के पीवाईक्यूज करके हम छोड़ सकते हैं वहाँ तक। ओके, पीवाईक्यूज से और प्रैक्टिस से एक और चीज निकल के आती है और वो ये है कि कितना टाइम हम रिवीजन और थ्योरी पढ़ने में दें वर्सेस कितना टाइम प्रैक्टिस के लिए दें। एंड सेम में जब आखिरी के 3 महीने या 4 महीने या 2 महीने बचते हैं तो स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा टाइम क्रंच होता है, तो पूछते हैं सर प्रैक्टिस करें या रिवीजन करें। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टुवर्ड्स इट कि आपने ज्यादा किस चीज में टाइम दिया था आखिरी के 3 महीनों में? सर सो मैंने बताया कि पीवाईक्यूज जो है मैंने सब्जेक्ट वाइज किए, जैसे मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो मेरे पीवाईक्यूज तब तक हो चुके थे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने साथ साथ करते आ रहा था। तो ऐसा नहीं था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी अभी तक, बस कंसेप्ट्स आते हैं मुझे, प्रैक्टिस भी हो गई थी, कंसेप्ट भी हो गए थे। तो मैं रिवीजन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा था। तो रिवीजन का मैंने ऐसे किया था कि एक सब्जेक्ट उठाया, उसको मतलब स्टार्टिंग में मैंने एक सब्जेक्ट करने के लिए 3 घंटे दिए उसको, 3 घंटे में पूरा मैंने नोट्स रिवाइज करे, देन उसका मैंने वो वाले पीवाईक्यू सॉल्व करे जो मैं फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाया था, एंड देन उसके बाद फिर मैंने टॉपिक टेस्ट दिया उसका। तो दिस इज व्हाट आई फॉलोड फॉर माय लास्ट 3 मंथ्स एंड देन टेस्ट सीरीज। तो हमें ये होलिस्टिक अप्रोच ही हर बार लगानी होगी कि हम पहले कोर्स को प्रिपेयर करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे डिटेल में ताकि हमें आगे जाके वो रिवीजन में काम आए, फिर कोर्स के साथ में ही प्रैक्टिस भी करते जाएंगे ताकि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसे इम्प्लीमेंट करने का हमारी लर्निंग बढ़ पाए, एंड देन हम उसके पीवाईक्यूज भी उसी के साथ में करते रहेंगे। अगर कोई पीवाईक्यू आप अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाद में एक बार और उसका एक नया इटरेशन स्टार्ट करेंगे, बट बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स नहीं लगाएंगे। ये जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी रैंक में या हमारी प्रिपरेशन में?
सर तो मॉक टेस्ट दो चीज़ों में हेल्प करते हैं, एक होता है हमारा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, एक होता है हमारा स्पीड बढ़ाने के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा मॉक टेस्ट में हम ये नहीं देख पाएंगे कि मॉक टेस्ट से हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है, मेरे को नहीं लगता उससे पता चलेगा, बिकॉज मॉक टेस्ट जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की हम अगर टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल का बनाएंगे वो, तो वी कैन नॉट जज कि हमारी उससे कितने ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है। बस हाँ, हम अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से वीक है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें मार्क्स नहीं देखने चाहिए अपने मॉक टेस्ट पे। ओके एक और जो बहुत फनी सा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट्स का आता है कि गेट AIR-1 को अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे गेट एग्जाम के 2 मंथ्स पहले या 1 मंथ पहले? सर तो मॉक टेस्ट में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मैंने जो पहला टेस्ट दिया था, रिमेंबर मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स आए थे अराउंड 65 एंड देन 65, 68 एंड देन 70s में आई वाज स्टक एंड देन इन जनवरी इन द लास्ट 2 वीक्स आई वाज एबल टू स्कोर 80s एंड देन इन वन मॉक टेस्ट, इन द लास्ट मॉक टेस्ट आई गिव, आई स्कोर 91। सो जैसे ही मेरा 91 स्कोर आया तभी मैंने, और दैट वाज 30th जनवरी, तभी मैंने सोचा देन आई विल नॉट गिव मोर मॉक टेस्ट कि आई एम एट अ हाई पॉइंट, यहाँ पे छोड़ के कॉन्फिडेंस को यहीं छोड़ते हैं, एंड देन बस रिवीजन करा मैंने 5 दिन। चलिए, तो आप लोग ये यहाँ से बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं कि AIR-1 भी जब स्टार्ट कर रहा था हमारा मॉक टेस्ट, वहां से लेके लास्ट मॉक टेस्ट तक उन्होंने अपने 30 मार्क्स इंक्रीज किए हैं, जो कि टफेस्ट 30 मार्क्स थे, 60 से लेके 90। तो अगर स्टार्टिंग में आप भी कहीं लो स्कोर पे स्टक होते हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक दीज लर्निंग्स कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, उसे और रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करें, टॉपिक्स को याद रखने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं वो मार्क्स जो हैं एंड जनवरी तक या एग्जाम के पहले तक इम्प्रूव हो जाएंगे। लास्ट के 2 मंथ में आपका क्या प्रिपरेशन था? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन लास्ट 2 मंथ्स एंड कितना प्रेशर आपने फील किया आखिरी के 2 महीनों में, देन लास्ट 1 वीक में, एंड देन लास्ट 1 डे जस्ट बिफोर द एग्जाम? व्हाट वाज योर प्लान? सो आखिरी के 2 मंथ्स के अंदर, लास्ट वीक एंड फर्स्ट वीक के अंदर मेरे 7th सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे एंड मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था उन 2 जगहों के अंदर भी। सो मेरा शेड्यूल ये था कि आई वोक अप एट अराउंड 5:30 और 6, देन आई डिसाइडेड कि एक मैं सुबह मॉक टेस्ट दे दूंगा 3 घंटे का, 9 अराउंड 10 बजे तक, उसके बाद मैं 9-10 बजे के बाद से अपना इंटर्नशिप का काम शुरू करूँगा। इंटर्नशिप का काम मेरा अराउंड 6-7 बजे तक चलता था, उसके बाद डिनर किया एंड देन अपने जो मॉक टेस्ट मैंने सुबह दिया था उसको मैं एनालाइज करता था, दैट्स इट। ये मेरा पूरा जनवरी का यही शेड्यूल था, रोज़ मॉक टेस्ट नहीं दे रहा था, और इसके अलावा रिविजन चल रही थी मेरी। तो जिस दिन मैं अगर जल्दी उठ गया, लेट्स से अगर मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं 4 बजे उठ गया, तो 4 से 5 में एक सब्जेक्ट मैंने रिवाइज कर लिया फटाफट से, क्योंकि रिविजन बहुत फास्ट हो गया था उस टाइम तक मेरा। तो ये शेड्यूल था मेरा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि मुश्किलों में भी रह के अगर कोई अच्छा कर सकता है तो डेफिनेटली वो काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी होना चाहिए, और ऐसा ही अभिनव है जो डेफिनेटली इन आखिरी के हालातों में, जब कॉलेज के एग्जाम्स भी हैं, इंटर्नशिप भी है, वहाँ पे रह के भी इतनी अच्छी रैंक ला पाए हैं, बिकॉज कि उन्होंने अपना प्रिपरेशन, रिविजन, प्रैक्टिस सब कुछ पहले से कर लिया था। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, जो हर किसी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, हर किसी पर्सन के पास होनी चाहिए अपनी फील्ड की, कि हमें आगे आने वाले टाइम में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हो सकती हैं, तो उनके बारे में या उनसे रिलेटेड जितने सॉल्यूशंस वो पहले रख पाएं अपने, वो रख लें, ताकि जब भी वो डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स आए हमें उतना परेशानियां या उतना ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। थोड़ा और ऑफ बीट बात करते हैं कि लास्ट का जो 2 मंथ पीरियड होता है, डेफिनेटली उसमें आपको टेक्निकल टॉपिक्स, लर्निंग, रिविजन, प्रैक्टिस के अलावा एक आउटसाइड सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी बहुत लगता है। इसमें आपके टीचर्स, फैमिली मेंबर्स, काफी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, काफी लोग आपको हेल्प करते हैं। आपके लिए कोई ऐसे थे जो लास्ट के 2 मंथ्स में आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं तुझे करना है या तुझे इस रास्ते पे बहुत अच्छा करना है? यस सर, सो इसमें सबसे पहले तो मैं बोलूँगा मेरे ब्रदर हैं, वो कॉन्स्टेंटली नॉट इन ओनली लास्ट 2 मंथ्स, वो पूरी प्रिपरेशन में मेरा पूरा प्लान डिसाइड कर रहे थे कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, एंड देन आई यूज्ड टू डिस्कस विद हिम कि अभी मेरा इतना सब्जेक्ट हो चुके हैं, अब मैं कैसे करूँ आगे। लास्ट के 2 मंथ्स में भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था मेरे साथ,
कि तेरे को उठना है सुबह 5 बजे, एंड देन ही यूज्ड टू वेक मी अप, माय मदर यूज्ड टू वेक मी अप। सो उनकी हेल्प की वजह से ही मैं लास्ट के 2 मंथ्स में ये इतना स्ट्रेस देख पाया था। एंड देन ऑल्सो यूट्यूब पे मैं मोटिवेशन वीडियो देख रहा था, और टीचर्स का बहुत, आप जैसे वीडियोस डालते थे जनवरी एंड दिसंबर में भी डाल रहे थे कि स्ट्रेस होगा, ऑफ कोर्स सबको होता है, हर साल होता है, वही हो रहा था। तो मैं वो वीडियोस देख के थोड़ा मोटिवेशन लेके दिन बैठता था। फिर मार्क्स थोड़े अच्छे आ रहे थे एंड के टाइम पे, 80s में आए, 90s में आए, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन और इंक्रीज हो रहा था वहाँ से। तो ये तो आप लोगों को सबको लास्ट 2 मंथ में बहुत स्ट्रेस होगा, लास्ट 1 में और ज्यादा स्ट्रेस होगा, टेंशन बढ़ेगा, हर किसी को होता है। बट यही एक मंत्रा है कि जो भी इस प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर लेगा और अपने ग्राउंड को होल्ड करके रखेगा, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएगा। लास्ट 1 वीक और लास्ट 1 डे, हाउ वाज योर फील एक्सपीरियंस एट दैट डे? हाँ सर, तो मैंने बताया था कि 30th जनवरी को मैंने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिए थे, और देन कॉन्फिडेंस हाई पे था क्योंकि 91 मार्क्स आए थे, एंड देन दैट वाज अ ऑल इंडिया टेस्ट, और उसमें मेरी 2nd रैंक आई थी। एंड तो कॉन्फिडेंस तो था मेरे पास। अब मुझे बस ये था कि रिवीजन करना है, जो लास्ट के कंसेप्ट है वो रिवाइज करने हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है। तो 4th जनवरी तक मैंने करा रिवाइज, सॉरी 5th जनवरी को पेपर था, 3rd जनवरी तक मैंने रिवाइज किया। 4th जनवरी को मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, सुबह सुबह बस थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रिवाइज किया था अराउंड 10-11 बजे तक। उसके बाद पूरा दिन बस सबवे सफर्स खेला था मैंने ताकि लास्ट मेरे को एग्जाम में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। That's good. Even that is highly advisable कि आप एग्जाम के एक दिन पहले अपने आप के माइंड को थोड़ा रिलैक्स्ड रखें, और एग्जाम के लास्ट वीक में आप उन चीजों को पढ़ें जो आपको रटने वाली हैं, एज इट इज याद रखने वाली हैं। फॉर्मूलाज हुए, प्रॉपर्टीज हुई, थियरम्स हुई, वो सारी चीजें आप लास्ट 1 वीक में बार बार रिकॉल कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम तक उन्हें याद रख पाएं। चलिए थोड़ा सा और ऑफ बीट जाते हैं, थोड़ी आपके फैमिली बैकग्राउंड में बातें करते हैं कि थ्रू आउट प्रिपरेशन डेफिनेटली फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। सो हाउ एग्जैक्टली इन दिस पर्टिकुलर जर्नी, एज यू टोल्ड कि आपके ब्रदर ने बहुत हेल्प की आपके प्लानिंग करने में या प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में भी, एंड अराउंड दैट और क्या आपकी फैमिली का किस तरीके से और सपोर्ट रहा? तो सर हाँ, ये था हमारा कि गेट प्रिपरेशन के साथ एक चीज़ और होती है कि हम प्लेसमेंट, गेट का जो सिलेबस होता है वो प्लेसमेंट के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। लोग कहते हैं कि हम साथ में नहीं कर सकते, बट इट इज़ ऑलमोस्ट मैचिंग। मोस्टली जो प्लेसमेंट का सिलेबस होता है दैट इज अ सबसेट ऑफ आवर गेट सिलेबस। तो मेरे भाई और मतलब मेरी फैमिली ये डिसाइड कर रखा था हमने कि ऑफ कोर्स अगर गेट भी दे रहे हैं तो एक बैकअप होना चाहिए हमारे पास प्लेसमेंट का। तो बट जब प्लेसमेंट्स चल रही थी तो आई वाज गेटिंग रिजेक्टेड बाय मेनी कंपनीज, तो एक मेरे को डिमोटिवेशन आ रहा था कि मेरे को नहीं बैठना प्लेसमेंट में, आई डोंट वांट अ बैकअप। बट मुझे पता था एंड में जाके अगर मेरे मार्क्स नहीं आएंगे टेस्ट सीरीज में एंड देन मेरे पास बैकअप भी नहीं होगा, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है किसी के लिए भी कि अगर मार्क्स नहीं आए देन हमारे पास ना तो जॉब है ना फिर एडमिशन ले सकते हैं। तो वो स्ट्रेस खत्म करने में एक तो सबसे बड़ा ये था कि मेरे भाई ने वहाँ पर भी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ मेरे साथ कि नहीं तू बैठेगा और तुमको प्लेसमेंट लेनी ही पड़ेगी, तो कुछ भी कर, तू चाहे गेट प्रिपरेशन छोड़, तेरे को प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे फैमिली मेरा कि उनको पता था कि बाद में स्ट्रेस ना हो, तो वो पहले से प्रिपेयर करके चल रहे थे। नाइस। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि यस वी हैव गेट एज आवर प्राइमरी प्लान कि हमें गेट एग्जाम लिखना है, तो आप एक बैकअप ऑप्शन डेफिनेटली ले सकते हैं। और डेफिनेटली प्लेसमेंट का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, जो आप रेगुलरली गेट में प्रिपेयर करते हैं उसी से अराउंड होता है। तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं गेट के साथ में, और आराम से एक नॉर्मल कंपनी का कोई भी प्लेसमेंट डेफिनेटली अपने गेट की प्रिपरेशन के साथ जब आप कॉलेज में रहते हैं आराम से क्रैक कर सकते हैं। चलिए आपके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है एग्जैक्टली। एज यू टोल्ड कि आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है एंड यू आर डूइंग एमटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। उसके बाद आगे का क्या प्लान है? अप टू नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 10 years आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर तो अभी करंटली आई एम प्लानिंग टू गो फॉर प्लेसमेंट्स इन माय सेकंड ईयर एमटेक, एंड देन फ्रॉम देन आई एम प्लानिंग टू ग्रो इन माय डेवलपमेंट करियर ओनली. If I get any chance to be a data scientist or a machine learning engineer, then I will surely opt for that, and I want to grow and learn more about machine learning in the next 5 years. So you want to have a career in machine learning only? Yes sir. That's great. एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है
कि जितने भी लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, दो ऑप्शन उनके पास होते हैं, प्लेसमेंट वर्सेस पीएचडी. यू आर वेरी श्योर अबाउट द प्लेसमेंट्स. ओके, क्या ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स को या लोगों को पहले से पता हो उनके प्लान्स, या फिर जब वो किसी पर्टिकुलर जगह पे जाएं, एमटेक में हो या बीटेक में हो, चीजों को एक्सप्लोर करें, उसके बाद समझें कि हमें आगे क्या करना है? नहीं सर, तो मेरे इनफैक्ट मेरे केस में ही ऐसा था. बीटेक में थर्ड ईयर से पहले आई वाज ऑलमोस्ट श्योर कि मैं प्लेसमेंट्स के लिए ही जाऊंगा, एमटेक के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा. बट थिंग्स टर्न अराउंड और मैंने फिर एमटेक के लिए ही गया. तो इट इज़ नॉट श्योर कि तुम क्या करोगे आगे जाके. अपना आप इंटरेस्ट जैसे जैसे तुम्हारा जाएगा वैसे वैसे तुम अपना पाथ फॉलो करोगे. ओके, सो इट्स वेरी ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि आप अपना करियर जो है एक अगर डिसाइड कर चुके हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड ऑल, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दैट. बट अगर नहीं है तो आप एक्सप्लोर करते जाइए, धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट जो है आपके उस लाइन पे या उस पाथ पे आपको डेफिनेटली लेके जाएगा. ओके, सो अभी तक की हमारी जितनी एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है कि आप अपना गेट का एग्जाम उसके थ्रू, उसकी हेल्प से क्रैक कर सकते हैं. अब आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं अभिनव, वो सोच समझ के और बड़े एक्सपीरियंस के साथ दिए हैं. अब मैं एक ऐसा राउंड आपके साथ खेलने वाला हूं जिसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा. बिना सोचे जो इंस्टेंटली आंसर आपको मिलेगा वो आपको देना है. रैपिड फायर स्टार्ट करेंगे. लेट्स हैव टी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर. The first question is most important object you own. Most important object currently my laptop. Nice. If you want to give yourself an advice of 18-year-old yourself, what should be that? I would say don't go here and there. Just stick to one thing and then prepare for it. Okay. If you can time travel, what memory you want to relive from your childhood once again and why? The memory I want to relive is, of course, my GATE result day. Nice. That's a good one. Is there anything which you want to change around you? So around me, I want to change. Currently, I don't think so. I mean to change anything. Okay. If you want to know absolute truth of one question, what will that be? What package I will get in IIT Bombay? Nice. One thing in which you are good at apart from sports or studies? Apart from sports and studies, I used to sketch in my school days. Sketching. Nice. Something which you have ever done in your life and you haven't told anybody at all? I would like to keep that a secret. Anything notorious or mischievous thing you have ever done? So, sir, in childhood, my teacher used to complain that I talk a lot. But now you are not talking much. Yes, sir. So, if at all you will have to choose one career apart from this engineering, what that career will be? I would like to be a gamer. Gamer. Singer or a dancer? Singer. Your favorite singer? Favorite singer, Jubin Nautiyal. Jubin Nautiyal. Any song of him you can sing right now? Nah. But your favorite song? The song from Kabir Singh, Tujhe Kitna Chahne Lage. Nice, that's a really good song. Even my favorite too. Any one movie which you have never watched, even everybody watched, but you have never watched? Avengers. Avengers. I have not even watched a single part of Avengers. Okay, thank you so much for all the beautiful answers and for your great answers. We have a gift hamper for you from Unacademy side. Thank you so much, sir. Great job. At the end, if one advice you want to give to the GATE aspirants, what that will be? I would say that would be that stick to why you started your GATE preparation, and you will feel demotivated at times in your preparation. You will not be able to score marks in certain subjects. You will not be able to understand some concepts. But if you stick to why you started your GATE preparation and keep trying, then you will be able to overcome that demotivation. Apart from this, don't feel that if you failed in JEE or some other competitive exam, then you will not be able to crack this GATE exam. This GATE exam is only for toppers. It is not like that. If you
consistently prepare for your exam, you will be able to crack it. And after that, all the best for your exam. Okay, so in Chamomile Tea with Toppers episode, we have a ritual कि हम एक टॉपर का नाम आपसे जानेंगे जिनको आप यहाँ टैग कर सकते हैं, जिन्हें हम इनवाइट कर पाएं अगले एपिसोड के लिए. Yeah, so he is my friend at IIT. He is Abu Uzair Khan, who secured All India Rank 3 in GATE 2022. So Abu, be ready and you can expect a call from the team very very soon. I hope आप सब लोगों ने अपने नोट्स बना लिए होंगे, सारी लर्निंग्स को नोट कर लिया होगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस को और अपनी स्टडीज को आगे ले जा सकते हैं. Till we bring our next episode, you keep studying, let's crack it.